आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं हॉर्स लैटिट्यूड की और डोलड्रम्स के। डोलड्रम्स क्या होते हैं? शांत हवाएं होती हैं और वो तेज होती है। अच्छा ये बताइए मुझे, वेस्टर्लीज क्या होते हैं? विकास 66.5 डिग्री के इस तरफ मिलते हैं, और उससे नीचे पोलर में क्या मिल जाता है? ईस्टर्लीज मिल जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्लीज साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा ही उग्र होते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्यूरियस 50s और रोअरिंग 40s कहते हैं, जिसका नाम बताया था मैं 40सा 50सा। क्यों कहते हैं? 50 डिग्री पर है और 40 डिग्री पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी थ्योरी लिख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ट्रेड विंड्स कहाँ पर है? ट्रॉपिकल से कहा रही है? इक्वेटर की ओर आ रही है। वेरी गुड, लिख लेते हैं। वेरी गुड आलोक, गुड आलोक। चलिए, आज आप क्लास में नहीं आए पर कोई बात नहीं, आपकी कमी नहीं खल रही है। हाँ लिखे, ट्रेड विंड्स। Write down trade winds. These are the winds. These are the winds. These are the winds. अच्छा मुझे बताइए, ये जो विंड्स हैं, हम कहें इनको कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक ट्रेवल करती हैं, तो क्या स्टेटमेंट गलत होगा? नहीं होगा। तो लिख रहे हैं, these winds travel between subtropical high pressure belt. These are the winds which travel from subtropical low high pressure से subtropical equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट। बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट लिखते रहेंगे, आलोक आप भी लिखेंगे। बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट the trade winds deflect to right to become northeast trades, to become northeast डायरेक्शन हो जाता है ना, to become northeast trades in northern hemisphere. नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड वाइस वर्सा समझ गए? नीचे क्या हो जाएगा आपका? क्या कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये किस लिए होती है? बेसिकली रेनफॉल के लिए। जो मेनली रेनफॉल होती है इस क्षेत्र में इन विंड्स के कारण होती है, जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून भी एक तरीके की क्या है? ट्रेड विंड है। लिखते हैं, these winds are mainly responsible for rainfall. These winds are mainly responsible for rainfall. Are mainly responsible for rainfall as they pass over water bodies. As they pass over water bodies. As they pass over water bodies. और क्या करती हैं वहां से? collect moisture and create rainfall. अच्छा एक बात और जो कि मैंने आप लोगों से कल पूछी भी थी, एंड क्रिएट रेनफॉल। कल मैंने आपसे पूछा था कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये अगर वर्ल्ड मैप पर देखी जाए तो वर्ल्ड मैप पर किन क्षेत्रों में ज्यादा बरसात कर देती हैं? क्या कह रहे हो आप? साउथ में सर। साउथ में? मैंने क्या कहा था? किसको? सही कह रहे हैं आप। ईस्ट को क्या मतलब?
देखिए ये क्या है, इंडिया है, ठीक है, इधर हमने देखा था अरेबियन पेनिनसुला, और ये क्या है, अफ्रीका हो गया, ठीक है। और इधर हमारा क्या आ जाता है, फटाफट बना देते हैं, टाइम नहीं लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये विंड्स ऐसे आ रही हैं और ऐसे आ रही हैं। तो क्या मुझे बता सकते हैं, क्या ये विंड्स इन वाले क्षेत्रों में बरसात कर सकती हैं क्या? क्या ये विंड इन वाले क्षेत्रों में बरसात कर सकती हैं? मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है कि वेस्टर्न मार्जिन पर, वेस्टर्न मार्जिन है ना, वेस्टर्न मार्जिन पर ट्रेड विंड के कारण बरसात नहीं हो सकती। ध्यान दें, इधर हम देख रहे हैं डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो बरसात होगी इस यहाँ पर वर्ल्ड की बात करें तो मैक्सिमम ये जो बरसात, ये जो है, ये कहाँ बरसात करेंगी, ईस्टर्न ही मार्जिन पे बरसात होती है, और इन हवाओं में काफी नमी होती है, जिस वजह से इन क्षेत्रों में हरे हरे बातें नहीं डिस्टर्ब मत करें, इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, हरे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, रेगिस्तान। एग्जाम्पल भी दिया था हमने, नामीबिया, यहाँ पड़ता है आपका एक रेगिस्तान, कालाहारी, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये विंड्स यहाँ भी अटैक करती है, और यहाँ आपका पाया जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि सबसे घना फॉरेस्ट है दुनिया का, अमेज़न, यही पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाता। और इस वाले क्षेत्र में वेस्ट में सहारा डेजर्ट पाया जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, समझ पा रहे हैं। लिखेंगे, क्या लिखा, लास्ट पॉइंट क्या था, क्रिएट रेनफॉल मेनली on eastern margin, mainly on eastern margin, mainly on eastern margins, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस कारण क्या होता है, वेस्टर्न मार्जिन क्या हो जाती है, ड्राई, लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ड्यू टू विच वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, ड्यू टू विच western margin of each continent have dry desert, due to which western margin of each continent have dry deserts, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, डोलड्रम्स, हाईलाइट कर लेंगे, डोलड्रम्स, डोलड्रम्स आर, डोलड्रम्स इंपॉर्टेंट है, डोलड्रम्स आर द रीजन ऑफ काम विंड्स, इसी में आएगा ट्रेड विंड्स में, द डोलड्रम्स आर द रीजन ऑफ calm winds, doldrums are the reason of calm winds located in the, अगर मैं कहूं ये ITCZ पर लाई करता है, क्या ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है? और ITCZ क्या होता है, लो प्रेशर, लो प्रेशर होता है ITCZ, और ये वहीं की ओर जा रहा है ना, लिख लो, centered on, located in ITCZ, located in ITCZ, intertropical convergence zone, covering equator and extending, covering equator and extending, covering equator and extending 5 degree north to 5 degree south of equator, समझ पा रहे हैं, ऊपर नीचे है ना, हाँ, कवरिंग 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसी में लिख लेते हैं, आगे लिखकर पैराग्राफ में ही, दीज आर डोमिनेटेड बाय लो प्रेशर, कोई कंफ्यूजन, दीज आर डोमिनेटेड बाय लो प्रेशर, और हवा क्या होती है, इधर लो प्रेशर में हवा
उड़ती है, these are dominated by low pressure and rising air, बातें नहीं, and rising air, ठीक है, and rising air। अच्छा ये बताइए मुझे, हमने देखा कि क्या हो रही है, यहाँ पर लो प्रेशर तो होता ही है, साथ के साथ हवा ऊपर उठ जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस क्षेत्र में हवा सरफेस एरिया पे कम होनी चाहिए। इस क्षेत्र में क्या होती है, सरफेस एरिया पे हवा कम होती है, क्योंकि हवा क्या होती है, ऊपर पहुंच जाती है। तो लिखें विच लीड्स टू द लो एयर ऑन द सरफेस। तो इक्वेटर क्षेत्र पर विच लीड्स टू लो एयर ऑन द सरफेस। तो इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वो बहुत गर्मी वाला रीजन होता है, वो यही कारण है उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेस्टर्लीज, नेक्स्ट हेडिंग वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज की बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जो वेस्टर्लीज होते हैं वो कहां से कहां फ्लो करते हैं मनीष? 60 के बीच में फ्लो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये फ्लो करते हैं हॉट्स लैटिट्यूड से ऊपर। कौन, क्या नाम है उसका? सब पोलर। कौन सी बेल्ट है? लो प्रेशर। वहां लो प्रेशर क्यों मिल रहा है? 66.5 डिग्री पर लो प्रेशर क्यों मिल रहा है? क्योंकि क्योंकि नहीं सर, हवाएं ना टर्बुलेंट होती है, ऐसी होती है। नहीं ये नहीं बताया था मैंने। मैं वेरी गुड। नहीं सर, अर्थ वो होती है वहाँ पे। अर्थ क्या है? गोल है। गोल है। इस पॉइंट पे गोल होती है 66 पे, अर्थ घूमती है, हवाएं क्या होती है, इधर उधर होने लगती है, जिस वजह से वहां पर हाई प्रेशर नहीं टिक पाता। हाई प्रेशर के लिए हवा को क्या होना पड़ेगा? स्टेबल। वो स्टेबल नहीं होता। तो ये जो विंड होती है वेस्टर्लीज, ये ट्रेवल करती है कहां से कहां तक? हॉट्स लैटिट्यूड से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। लिखेंगे these winds, लिखेंगे these winds travel from हॉट्स लैटिट्यूड। अब मुझे बताइए हॉट्स लैटिट्यूड लो प्रेशर बेल्ट है या हाई प्रेशर बेल्ट है? लिखें हॉट्स लैटिट्यूड ब्रैकेट में लिखेंगे हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। टू क्या है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ओके। हमने देखा था कि जो वेस्टर्लीज होती हैं ये ज्यादा ही तेज कहां पर होती हैं? सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं। लिखते हैं इस पॉइंट को। These winds are more aggressive. These winds are more aggressive and constant in southern hemisphere. The reason was क्या था? लिखे these are क्या है? Constant in southern hemisphere because of uniform water expanses. Expand होता है ना, water ही water होता है। Because of uniform water expanses, EXPANSES. Therefore it blow BLOW. Therefore it blow with huge velocity. Therefore it blow with huge velocity and called, highlight कर लेंगे आगे, and called roaring 40s। शेर की दहाड़ होती है ना, जिसके कहा जाता है रोर, कहते हैं ना रोर, वही चीज है ये। रोरिंग ROARING 40s दैट इज 40 डिग्री, कॉमा फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s।
एंड सिंकिंग 60s, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिक्सटीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं ईस्टर्लीज। ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर, ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर, ऊपर से नीचे आती है ना, ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर, ब्लो फ्रॉम लो प्रेशर रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, ये विंड्स ठंडी होनी चाहिए, लिखे दीज आर एक्सट्रीमली कोल्ड, दीज आर एक्सट्रीमली कोल्ड, कोल्ड होंगी, क्या इनमें नमी होगी? नहीं। कॉमा ड्राई, क्या ये विंड्स अनस्टेबल हो सकती हैं? नहीं, दीज आर स्टेबल एंड स्टेबल। क्या क्या है इसमें है आपका? दीज आर एक्सट्रीमली कोल्ड, ड्राई एंड स्टेबल, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लिखें these winds affect the climate of that region, these winds affect the climate of that region through which they pass, through which they pass, through which they pass, ठीक है, through which they pass। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात करी हमने इन विंड्स की, जो कि बेसिकली परमानेंट होती है। इन विंड्स का डायरेक्शन क्या होता है? लगभग पूरे साल एक जैसा रहता है, बट कुछ विंड ऐसी भी होती हैं जो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। हमने एक एग्जांपल भी किया था, जैसे कि लू है ना, ये क्या है? लोकल विंड्स हैं। तो अभी हम जो टॉपिक है वो क्या है? लोकल विंड्स का टॉपिक है। हम कवर करते हैं वर्ल्ड लेवल पर कहाँ पे कौन सी विंड होती है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, अगर कोई विंड सपोज इक्वेटर से आपका कहाँ जा रही होगी? पोल की तरफ जा रही होगी, या तो ऊपर जा सकती है या फिर सदन में नीचे जा सकती है। तो जो विंड इक्वेटर से पोल की ओर जा रही होगी वो ठंडी होनी चाहिए या गर्म? गर्म। ये बात क्लियर हो गया? तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि ये क्या होगी? गर्म। और जो ऊपर से इक्वेटर की ओर आ रही होगी वो क्या होगी? ठंडी। तो दो तरीके की विंड होती है, हॉट और कोल्ड। वो अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सी हॉट होगी और कौन सी कोल्ड होगी, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है, बनाना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ विंड्स हमने पहले से ड्रॉ करके रखी हुई हैं, कोई बात नहीं, बन जाएगा, मैं भी सीख गया हूँ। ओके, दिस इज विच कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस इज साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ठीक है। एशिया जो है वो कहाँ तक है आपका? यहाँ तक। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैप के बारे में। एशिया कहाँ तक है? यहाँ तक। यहाँ इजिप्ट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? यूरोप। और ये वाला क्षेत्र एशिया। बीच में क्या होना चाहिए? बैरियर, थ्रस्ट, दरार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, या डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ऐसा ही एक यहाँ पर एक रेंज पड़ती है जो कि क्या करती है? यूरोप को एशिया से अलग कर देती है। इस रेंज का नाम क्या है? ये सवाल काफी बार पूछा भी गया है। इस रेंज का नाम है, क्या नाम है विपुल? ग्रेट बैरियर रीफ, या नहीं है? यहाँ पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में। और बैरियर रीफ की बात कर रहे हो, ये मैं चीज पहले भी पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज बैरियर ओवर हियर, जो ये बात कर रहे हैं। मैंने लगून लेक्स बताई थी। लगून लेक्स क्या होती हैं? जो समुद्र के बगल में होती हैं। तो समुद्र के बगल में होती हैं लगून लेक्स। लेक्स इधर हो गई, समुद्र इधर हो गया, बीच में क्या होता है? बैरियर। तो ये बैरियर रीफ क्या यहाँ मिल सकता है? कहाँ मिलना चाहिए? समुद्र किनारे।
तो ये कहाँ मिलती है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, अगर बात करें इसकी, तो ये है आपका माउंटेन चेन रेंज है जिसको कहा जाता है यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन, तो ये यूरल माउंटेन इट सेपरेट्स यूरोप विद एशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन विंड्स की। दिस इज आपका क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ देख रहे हैं एक विंड आ रही है इस साइड को। ठीक है, इस विंड का नाम है चिनूक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसके मैं नोट्स लिखवाऊंगा, इन सब विंड्स के हम नोट्स लिखेंगे अभी। इसको कहा जाता है चिनूक। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में आती है। हाँ हाँ, मतलब यूएसए। ऑस्ट्रेलिया कहा ना, मैंने चेक कर रहा था मैं। ठीक है, दिस इज यूएसए। ठीक है, तो ये चिनूक यहाँ पर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है आपका, सहारा क्षेत्र है। ठीक है, तो सहारा क्षेत्र में एक विंड होती है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है इसके ऊपर। मुझे बताइए, हाँ हाँ, ये जो विंड है ठंडी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए। इस विंड का नाम है सिरोको। ठीक है, आपने पहले किया हुआ है क्या ये? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, सिरोको है। ये आपका इधर बहती है अफ्रीका के नॉर्थ वाले पार्ट में। यहाँ पे आपका पड़ता है अल्जीरिया, लीबिया, वेस्टर्न मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, ये सब पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोको, इसके बराबर में ये भी है, सेम सेम डायरेक्शन। तो इसी सिरोको को इजिप्ट पड़ता है यहाँ पर, तो इस सिरोको को इजिप्ट में कहा जाता है खामसिन। खामसिन कहते हैं ना, हमारे हिंदी में बोलते हैं ना, डांट देते हैं खामसिन कहीं के, तो बेसिकली वहां पर सिरोको को कहा जाता है खामसिन। ठीक है, अब आगे चल के क्या होता है, ये सिरोको मेडिटेरियन सी में एंटर कर जाती है। ठीक है, इधर सुनेंगे मेरी बात। ये विंड क्या करती है, मेडिटेरियन सी में एंटर कर जाती है, यहाँ से रेत उठाती है और मेडिटेरियन सी से जाके इटली में, यहाँ इटली पड़ता है, इटली में रेत की बरसात कर देती है। ठीक है, यहाँ कहीं कहीं पे लाल कलर का रेत होता है, तो इस लाल कलर के रेत को उठाया जाता है और कहाँ कर देते हैं, बरसात इटली में हो जाती है। बरसात कहा जाता है यहाँ खून की बारिश हो रही है। तो ये जो खून की बारिश होती है कौन सी विंड करती है, सिरोको। और ये वहां जाके क्या कहलाती है, फोहीन। क्या कहलाती है, फोहीन। इटली हो गया, थोड़ा बहुत फ्रांस को कवर कर लेती है ये। आगे बढ़ते हैं, ऊपर से एक लेक आ रही है, सॉरी विंड्स आ रही है। यहाँ एक वो पड़ती है कंट्री फ्रांस। ठीक है, मैं मैप भी आपको करवाऊंगा, जिसको हम देखेंगे कौन सी कंट्री कहाँ पर है। कौन सी विंड होनी चाहिए, ठंडी गर्म? ठंडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं मिस्ट्रल। ठीक है, मिस्ट्रल ठंडी विंड। ठीक है, उधर रशिया में भी आपको एक विंड देखने को मिल रही है, जिसका नाम क्या है, कारा बुरान। ठीक है, कारा बुरान कोल्ड विंड है। इसके बगल में एक और विंड आ रही है ऊपर, इसको कहा जाता है बुरान। ठीक है, इधर ध्यान देना है, लिखना मत कुछ भी। बुरान, आगे जाके इसको क्या कहा जाता है, कारा बुरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इधर पड़ती है आपकी कोल्ड विंड। आपका ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, यूनाइटेड किंगडम वाला हो गया, ब्रिटेन वाला पार्ट रीजन हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है, यहाँ आपकी पड़ती है जो विंड, ये भी कोल्ड विंड है, ऊपर से ही आ रही है। दिस इज हैम, एल साइलेंट हो जाता है, हैम विंड। ठीक है, हमने कौन कौन सी देख ली, चिनूक, शिरोको, शिरोको का दूसरा नाम खामसीन, आगे जाके फाहिन, फोहिन, और मिस्ट्रल, और हेम, बुरान, कारा बुरान। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक ये है। ठीक है, गर्म ही है, इक्वेटर से नीचे जा रही है, गर्म है, इस वाले क्षेत्र में है, घाना कोस्ट है, घाना रीजन है ये। इस विंड का नाम है हरमेटन। ठीक है, डॉक्टर विंड भी कह देते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है,
ये जो विंड होती है गर्मियों में थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक लेक है विक्टोरिया लेक, ठीक है, लेक विक्टोरिया लेक है, ठीक है, युगांडा, केन्या, इन सबको ये वो करती है, बाउंड्री बनाती है। तो विक्टोरिया लेक से कभी कभी मॉइस्चर उठा देती है और इन क्षेत्रों में बरसात कर देती है, तो ठंडा महसूस होता है, इस वजह से इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं। तो ये आपकी विंड का क्या नाम है? हरमेटन विंड, ठीक है। अच्छा, एक विंड आपको यहाँ दिख रही है, आपको हम देख रहे हैं इधर साउथ अमेरिका में, ठीक है, कोल्ड विंड है, इसका नाम है पंपेरो। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करते रहिएगा, पंपेरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है? अमेरिका। तो ये क्या है? नॉटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉटी। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सब बातें बाहर होंगी, यहाँ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर हमने देखा, इधर हो गया चिनूक, इधर हो गया नॉटी, इधर हो गया आपका नॉर्थ ईस्टर ब्लिजर्ड। दिस इज ऑल्सो गरम या ठंडी? ठंडी होगी, ठीक है। तो 3 विंड्स देख ली हमने, नॉर्थ अमेरिका में चिनूक, नॉर्थ ईस्टर और नॉर्टी। साउथ अमेरिका में पंपेरो, ठीक है। ये तो हम थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक ये आपकी ऊपर से ही आ रही है, एशियन आर्कटिक ओशियन से आ रही है और फ्रांस में एंटर कर जाती है, ठीक है। अच्छा, एक ये विंड है, ठीक है, इसका नाम है बर्ग, दिस इज कॉल्ड बर्ग, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की कुछ विंड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता है, मैं कर रहा हूँ कवर, सब कर रहा हूँ। दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये जो विंड है, इसका नाम है ब्रिक फिल्डर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एसएससी में कई बार पूछी भी जाती है। दिस इज ब्रिक फिल्डर यूके पीसीएससी अपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा और आप कहेंगे कि यार हमने तो पढ़ा था और बट याद नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? ब्रेक फिल्डर हो गया, ठीक है। और एक इधर है, ऊपर की ओर जा रही है, इसको कहते हैं साउथर्ली ऑस्ट्रेलियन विंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। एक विंड यहाँ पर हमने छोड़ दिया इधर, ये क्या हो गया? मिस्ट्रल, ये फोहेन, एक इधर आपका स्पेन में, ठीक है, इसका नाम है लेवेंट, नाम है इसका लेवेंट, स्पेन में, ठीक है। इसको बना लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे हम लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक विंड और कर लेते हैं, अभी इस पे भी नोट लिखना है हमने, वो है इधर बोरा, ठीक है। चलिए, हाँ बना लो, बनाएंगे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ना ले, ठीक है। हाँ, बनाने आप लोगों को भी, चलिए फटाफट लिखेंगे, नहीं कहाँ पे कौन सी है, बनाना है।
कल की छुट्टी रहेगी, ठीक है। हाँ नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ एक्चुअली। कल मेरा करंट अफेयर का सेशन नहीं है ना, इसलिए मेरी छुट्टी है। हाँ प्रोग्राम भी था बट हो नहीं पाया। ये नहीं होगा। कहाँ, लद्दाख थार में? उसके बाद जाएंगे सर, एक बाद। अच्छा हम ले जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा अच्छा। देखो यही बनने के बाद आपके पास कई सारे काम है करने को, है ना। आपका इंटरव्यू, सो ये क्या बोलते हैं, एक रिटर्न है और फिर इंटरव्यू है ना डायरेक्ट, मेंस नहीं है, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, है ना, जान लगा दीजिए। इंटरव्यू में कितने मार्क्स का है वो? 100 का है। और ये रिटर्न, रिटर्न तो काफी ज्यादा है, 1020। अच्छा है आपके पास इस बार अपॉर्चुनिटी। बाकी सब्जेक्ट सही चल रहे हैं, सब सही चल रहा है। उसको मत लिखो, उसको हटा दो। ब्लिजर्ड ये है, ये एक ही विंड है दोनों, नॉर्थ ईस्टर ब्लिजर्ड। ये एक बे पड़ता है, इस बे का नाम है हडसन बे, ठीक है। चलिए आगे देख में। अच्छा एक बात और सुन लेते हैं, एक पॉइंट में इस बात समझेंगे। देखिए हम देख रहे हैं कि ये जो सारी की सारी विंड्स है, ये सारी की सारी विंड्स के डायरेक्शन है, बट एक ऐसी विंड है जिसका डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, जो कि यहाँ आपका है इधर। इस विंड का नाम है, जो कि क्या है, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल है। यहाँ पर इस विंड को कहते हैं हबूब, ठीक है, हबूब विंड, नॉन डायरेक्शनल। हो गया। ऑस्ट्रेलियन विंड्स, सदर्ली ऑस्ट्रेलियन विंड्स। 3-4 विंड्स को जरूर याद रखना है, पंपेरो, जो बड़ी बड़ी विंड हमने देखी है, ठीक है।
हाँ हॉर्न में जो कौन सा कंट्री पड़ती है यहाँ पर? हमने कल लेयर पड़ी थी, हाँ उसमें थर्मोस्फीयर जो है वो आइनोस्फीयर को कहते हैं। अच्छा आइनोस्फीयर को ही थर्मोस्फीयर, क्योंकि उसमें आर्गल में समझ सैटेलाइट कहाँ पे होता है। हाँ थर्मोस्फीयर को ही कहते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा। शिरोको, शिरोको लिखेंगे, ऑनलाइन वाले भी लिखें शिरोको। एक नींद तो ले ली होगी इन लोगों ने, हाँ? लिखे शिरोको। these winds blow, these winds blow from Sahara Desert, these winds blow from Sahara Desert and क्रॉस, क्या क्रॉस करती है? मेडिटेरियन सी, एंड क्रॉस मेडिटेरियन सी कहाँ पहुंचती है? रीच इटली, रीच इटली, और क्या करती है? हाँ, एंड कॉज ब्लड रेन, हाईलाइट कर लेना, इटली एंड कॉज ब्लड रेन। ठीक है, कहां से हुआ ये रेड? लिखे लिखे बिकॉज it carry reddish sand along with it from Sahara, because it carry reddish sand along with it from Sahara। ठीक है, अब सिरोको के और भी नाम है, एक नाम हमने देख लिया खामसीन। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं सिरोको इज ऑल्सो नोन एज, Sirocco is also known as Khamsin in Egypt. Sirocco is also known as Khamsin in Egypt। ठीक है, इसके अलावा भी लिखते हैं, हाईलाइट कर लेंगे, कॉमा गिबली, गिबली GIBLI, गिबली इन लीबिया, खामसिन कहते हैं इजिप्ट में और गिबली कहते हैं लीबिया में। एंड चिली CHILLI, चिली इन टूनिशिया, चिली इन टूनिशिया TUNESIA, टूनिशिया। And in Spain it is also known as, important है, important हाईलाइट कर लेंगे, स्टार भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, इन स्पेन इट इज नोन एज लेवाची, इन स्पेन इट इज नोन एज लेवाची, LEVECHE। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं हबूब, राइट डाउन हबूब। Haboob, this is the non-directional, and this is the non-directional and fast flowing and fast blowing wind, and fast blowing wind full of, मत रेत होनी चाहिए, full of dust and sand। This is the fast blowing wind
full of dust and sand blowing in the northern part of Sudan. यहाँ सुडान पड़ता है, उसके ऊपर होती है, ठीक है, ब्लो इन नदन पार्ट ऑफ सुडान, ठीक है। सुडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरमैटन, कैन यू लोकेट हरमैटन? ठीक है, इस क्षेत्र की बात भी कर लेंगे। लिखते हैं हरमैटन, दीज विंड्स ब्लो, हरमैटन में लिखते हैं दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम, डायरेक्ट लिखते हैं these winds blow in Sahara desert, blow in Sahara desert, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसको डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है। कभी कभी ये क्या हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, कभी ड्राई कभी ठंडी। लिखे here weather becomes suddenly dry and pleasant, here weather becomes suddenly dry and pleasant, here becomes suddenly dry and pleasant in the western coast of Africa, in the western coast of Africa, in the western coast of Africa. Therefore it is also called, highlight कर लेंगे, doctor, therefore it is also called doctor in the Guinea coast, इधर गिनिया पड़ता है, एक कंट्री है गिनिया, इधर ही घाना के पास में। therefore it is called doctor winds, हाईलाइट करके, in गिनिया, GUINEA, गिनिया कोस्ट। नेक्स्ट लिख लेते हैं मिस्ट्रल, 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 कैन यू लोकेट मिस्ट्रल? ऊपर से आ रही है, फ्रांस, ठंडी गरम, ठंडी होगी, ठीक है। देखिए these winds are cold local winds, these winds are cold local winds blowing in Spain and France, ठीक है। तो ये ठंडी होने के कारण इस क्षेत्र को ठंडा भी कर देती है। ब्लो इन स्पेन एंड फ्रांस and causes sudden drop in air temperature, and causes sudden drop in air temperature, and causes sudden drop in air temperature, ठीक है। पंपेरो, कैन यू लोकेट पंपेरो? ठीक है, साउथ अमेरिका की विंड है, ठंडी गर्म होंगी, ठंडी होंगी, ठीक है। लिखते हैं, मैं आपको याद रखना है, बहुत बार सीडीएस में सवाल पूछा जा चुका है कि ये इनमें से कौन सी विंड गर्म नहीं है, इनमें से कौन सी विंड ठंडी नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विंड कौन से किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए इसमें पंपेरो में these are the cold polar winds, these are the cold polar winds, these are the cold polar winds blowing very fast in South America, blowing very fast in South America। देखिए ये यहाँ पे ग्रासलैंड पड़ता है, विपुल कौन सा ग्रासलैंड पड़ता है यहाँ पर? वेरी गुड, तो पंपास से बना क्या? पंपेरो, लिखे इन पंपास रीजन, in Pampas
रीजन। ठीक है, पंपास को आप लिख लें नीचे, क्या है ये, ग्रासलैंड। ठीक है, अच्छा और कोई ग्रासलैंड का नाम बता सकते हैं? ये ऊपर पड़ता है जो नॉर्थ अमेरिका में, कौन सा ग्रासलैंड पड़ता है? सवाना नहीं, सवाना कहाँ पड़ता है? देखो इधर पड़ता है एक डेजर्ट, इधर रेत देखो मेरी बात सुना, यहाँ पड़ता है रेत, रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान के बगल में इधर पड़ जाता है सवाना। ठीक है, और फिर यहाँ पे घने जंगल स्टार्ट हो जाते हैं इस वाले थोड़े से क्षेत्र में। तो इसके बगल में ये पड़ता है सवाना। सवाना का जो आप देखेंगे लोकेशन ऐसी है, एक सांप की तरह बना हुआ है ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पड़ जाता है आपका पंपास, इधर पड़ता है प्रेरीज, प्रेरीज पड़ता है। अच्छा एक और बात, इधर साउथ अमेरिका में एक और आपका पड़ जाता है ग्रासलैंड इधर, जिसे हम कहते हैं लायनोस। ठीक है, और भी ग्रासलैंड्स है एक दो, ऊपर पड़ जाता है आपका इधर रशिया में भी पड़ जाता है, हम देखेंगे आगे जब टॉपिक आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक लिखते हैं ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर, these are the warm and dry winds of Australia, are the warm and dry winds of Australia। ठीक है, काफी हो गया, काफी लिख लिया, इससे ज्यादा नहीं पूछ रहे वो आपसे। अच्छा एक विंडो लिख लेते हैं, चिनूक। चिनूक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिनूक, चिनूक। ठीक है, ये वाली जो विंड है ये बेसिकली आपकी गर्म विंड है। ठीक है, दिस इज हॉट। अब क्या होता है, ये विंड क्या है, हॉट है, सर्दियों में ये चलती है, जिस कारण क्या होता है वहां पर जो बर्फ होती है इस क्षेत्र में वो पिघल जाती है, इसलिए चिनूक को कहा जाता है स्नो ईटर। ठीक है, लिखें, these winds are hot and dry, these winds are hot and dry, blowing in। अच्छा मुझे बात बताएंगे, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज पड़ती है, ये रेंज कौन सी है? वेरी गुड, कौन सी है ये? रॉकीज। एक और बात, यहाँ पर भी एक रेंज पड़ती है, और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रेंज है। ठीक है, इसका नाम है, देख लेंगे हम इन सबको, मिसलेनियस में कवर करेंगे। ठीक है, इन ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज, इन ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज, इन ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज। एल्प्स आपके इधर पड़ जाती है फ्रांस वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट लिखते हैं फोहिन। फोहिन लोकेट कर पा रहे हैं? कुछ बताया था मैंने आपको इसके बारे में कि ये सिरोको ही आगे जाके फोन, तो ये क्या होगी, गर्म होगी, गर्म होगी ना। दूसरी बात, सर्दियों में भी ये बहती है, जिस वजह से ये चिनूक की तरह क्या है, एक तरीके की स्नो ईटर है। हमने चिनूक में लिखा स्नो ईटर है, लिख लो ब्रैकेट में स्नो ईटर, एग्जाम में पूछा जाता है स्नो ईटर, स्नो ईटर। इसको लिखते हैं, फोहिन को लिखते हैं, इट इज सिमिलर टू चिनूक, it is similar to Chinook and blow along the slope of Alps mountain। देखिए एल्प्स माउंटेन में आपको बता रहा था। ठीक है, blow along the Alps mountain and melt snow,
ठीक है, एंड हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स, एंड हेल्प्स इन राइपनिंग, RIP पकना मतलब RIPENING, ठीक है। अच्छा, एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है मेडिटेरियन क्षेत्र है ना, मेरी बात सुनेंगे, ये वाला क्षेत्र मेडिटेरियन क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ये विंड बहती है जो कि ग्रेप्स के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है। और ग्रेप्स जो होते हैं ये किस लिए बनाए जाते हैं, बेसिकली क्या बनता है इनसे, वाइन्स। तो जो वाइन्स है यहाँ की क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, वो इसी कारण है, ठीक है, यूरोप में मेडिटेरियन सी के आसपास वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ऐसे ही वाइन्स बनाने का जो है वो इधर भी आपको देखने को मिल जाता है, चाइल वाले क्षेत्र में, चिली भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। वैसे ही आपका सिलेबस में नहीं है, अगर होता तो हम इसको और डिटेल में भी करते। बेसिकली हमने करे थे उसमें इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया किया था, फॉरेस्ट वगैरह देखे थे, डेसिडियस फॉरेस्ट वगैरह देखे थे। ऐसा ही आपका वर्ल्ड लेवल पर भी होता है, पर मुझे नहीं लगता वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं आएगा तो वो चीज हम देखेंगे नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स हो गए हैं यहाँ पे, काफी लंबा चल गया ये, ओके। फोटो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, है ना, काम आएगा। हमारे पास है कंपटीशन होता है मेरा। अच्छा, एक दूसरे से कंपटीशन हो रहा है, हाँ? देखो यार कितनी सीटें हैं, 150 है ना, तो कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 8-10 बच्चे हैं, सबके सब तो कर ही सकते हैं। कंपटीशन किस बात का, रैंक का या सिलेक्शन का? सिलेक्शन तो हो जाएगा। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अर्थक्वेक्स, ठीक है। अर्थक्वेक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताएंगे अर्थक्वेक कैसे होता है, इधर इधर इधर, अर्थक्वेक कैसे होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स, PLS। बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बट आपने जिक्र किया है तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है, देखिए प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट मान लेते हैं A और दूसरी प्लेट मान लेते हैं B, A और B। 2-3 चीजें हो सकती हैं इन प्लेट्स की, या तो ये प्लेट क्या कर सकती है, टकरा सकती है, तो क्या बन जाता है, माउंटेन बन जाता है। या फिर ये प्लेट एक दूसरे से अलग हो सकती है, तो क्या बन जाता है, सही कह रहे हैं, दोबारा रिपीट कर देते हैं, A और B अगर ये आपस में मिलेंगी तो माउंटेन बन जाएगा। जब ये अलग होंगी, हमने कहा कि अंदर मैग्मा होता है, मैग्मा बाहर आएगा, अलग हुई, मैग्मा बाहर आया, ऊपर जम गया, तो एक छोटा सा क्या बन जाता है, पहाड़ सा बन जाता है, उसे कहते हैं हम रिज। क्या कहते हैं, रिज, ठीक है। सबसे बड़ी रिज कौन सी है, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, मिड अटलांटिक रिज। थोड़ा सा इसको मैं बता ही देता हूँ, मैंने आपको कहा A और ये है B, अब ये प्लेट एक दूसरे से मिलेंगी तो क्या बनेंगे, पहाड़ बनेंगे। अगर ये प्लेट एक दूसरे से अलग होंगी, डाइवर्ज होंगी, तो बनेंगे रिज, ठीक है। तो ऐसे ही रिज कहाँ मिलती है हम देख लेते हैं, ये है आपका, क्या है ये, वेरी गुड, और ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, और इधर आपका हो गया अफ्रीका क्षेत्र, ठीक है, और ये मेडिटेरियन है, और ये थोड़ा सा जल्दबाजी में हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी बात समझिए। दिस इज अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये एक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट, एंड दिस इज अफ्रीकन प्लेट, एंड दिस इज यूरोपियन प्लेट। मेरी बात सुनेंगे, यहाँ क्या बन रही है आपकी, इस शेप में, इस शेप में, इस शेप में
एस शेप की क्या बन रही है, रिज बन रही है, बीच में बन रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिड ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, ऐसी सबसे लंबी रिज अटलांटिक ओशन में है जिसे बीच में बन रही है, इसे कहते हैं मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे कहूं कि जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और यूरोपियन प्लेट है, ये डाइवर्जेंट प्लेट है एक दूसरे से, क्या स्टेटमेंट गलत होगा? नहीं होगा। अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट भी डाइवर्जेंट है, क्या स्टेटमेंट गलत होगा, सही होगा? सही होगा। एक सवाल और, एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट कन्वर्जेंट प्लेट है, क्या स्टेटमेंट सही है? सही। एक सवाल और, साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, हाँ? इधर ध्यान देंगे। मैं कह रहा हूं कि साउथ अमेरिकन प्लेट है और इधर आपका पैसिफिक ओशन पड़ता है, तो ये भी एक प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट आर डाइवर्जेंट प्लेट, क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं? नहीं है, क्यों? My question is whether this South American plate and this Pacific plate are divergent or not. फटाफट बताओ यार। नॉट क्यों? रिज होगी तो डाइवर्जेंट होंगी ना। रिज नहीं है, वेरी गुड, रिज नहीं है तो कन्वर्जेंट है। इस वजह से यहाँ पर क्या पाया जाता है, एंडीज माउंटेन। क्या पाया जाता है, एंडीज माउंटेन। कोई कंफ्यूजन? हिमालयाज कन्वर्जेंस से बना है, उसी प्रकार। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल ये है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट आर नॉट डाइवर्जेंट। समझ पा रहे हैं? ये लॉजिक समझ में आ गया? वेरी गुड। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट उन्होंने कहा तो हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक मतलब बेसिकली कब होता है? हमने देखा कि कुछ प्लेट होती हैं एक दूसरे से टकराएंगी, माउंटेन बनेगा। कुछ प्लेट होंगी एक दूसरे से अलग होंगी तो रिज बनेगा। कुछ प्लेट ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, तो क्या होगा, अर्थक्वेक है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो तीन तरीके के मूवमेंट हमने देख लिए। तो एक मूवमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि अर्थक्वेक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्लेट पड़ती है आपकी और एक प्लेट पड़ती है इधर। इस प्लेट को हम कह देते हैं ए और इस प्लेट को हम कह देते हैं बी। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रगड़ रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? आगे बढ़ता है। मैं कह रहा हूं कि दो प्लेट के फ्रिक्शन हो रहा है और जहां पर फ्रिक्शन होगा वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं, वेरी गुड, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मार्क करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये इसके सीधा परपेंडिकुलर जाएगी, कहाँ हिट करेगी, क्रस्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं राहुल, एपिसेंटर। वेरी गुड, इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। तो फोकस जो होता है वो बीनीथ अर्थ होता है। कोई कंफ्यूजन? ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन यही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कहा
कि ये दो प्लेट है, आपस में इनमें घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये एनर्जी ट्रेवल कर दी इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। तो तीन तरीके की वेव्स होती हैं, जैसे कि बता रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कौन कौन सी वेव्स होती है। वो होती है तो जैसा कि आप बता ही रहे हैं, एक होती है पी वेव्स जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वेव्स। ठीक है, सेकेंडरी वेव जिसको हम कहते हैं एस वेव्स, और तीसरी होती है एल वेव जिसे हम कहते हैं लव वेव। अंतर क्या होता है विपुल, कुछ आइडिया है? प्राइमरी जो सीधे नीचे से जाती है, सेकेंडरी जो उसमें जाती है। प्राइमरी में तीनों ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं, देख लेते हैं। अब देखेंगे जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये जो ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल इन तीनों स्टेट में। ठीक है, सॉलिड, ध्यान से देखेंगे, लिखना कुछ नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताइए ऐसी क्या चीज है जो इसकी तरह ही तीनों जगह ट्रेवल करती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और उसमें भी, एयर में भी। बहुत बढ़िया, इट इज सिमिलर टू। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं। ये केवल और केवल ओनली इन सॉलिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड है, तो लिक्विड में ये आपका नहीं करती है। ठीक है, ओनली इन सॉलिड। आगे बढ़ते हैं, लव वेव्स जो करती है वो किस में करती है? ऑल स्टेट्स में। और जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, नुकसानदायक होती है, वो कौन सी होती है? लव वेव्स होती है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं थोड़ा सा इसको। ओके, पी वेव्स को समझ रहे हैं, दिस इज अर्थ। ठीक है, ये क्या होगा? ठीक है, हमने कहा कि साहब जो प्राइमरी वेव्स हैं ये तीनों की तीनों उसमें ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका लिक्विड वाला पोर्शन है। तो ये वाली अगर सपोज मान लेते हैं, इसका जो फोकस है वो यहाँ पर है ना, इसका फोकस यहाँ पर है। तो ये जो यहाँ से वो छोड़ेगी वेव्स, ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगी, नीचे भी जाएंगी, तो क्या ये कोर में एंटर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कर पाएगी क्योंकि ये, तीनों स्टेट्स में जाती है। ठीक है, ये कोर में एंटर करेगी। कैसे करेगी? ठीक है, ये विंड यहाँ से मान लेते हैं, ये विंड ऐसे जा रही है, इसको पास करके आगे निकल जाएगी, है ना, ये ऐसे निकल जाएगी सीधी, और ये कुछ ऐसे इधर इधर जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, इधर और इधर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन या डिफ्लेक्शन। चलिए, अब क्या होगा, देखिए, एक रे ऐसे, वेव ऐसी आएगी जो यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे, है ना, और एक वेव ऐसी आएगी जो यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? तो ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर ये वेव नहीं पहुंच रही, नहीं पहुंचेगी, इसको क्या कहेंगे? शैडो
रीजन। कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा ये डिफ्लेक्ट कर जाती है, क्या हो रहा है इसमें? ये क्या कर जाती है? डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो ये किस एंगल पे डिफ्लेक्ट करती है? इट इज 105 डिग्री। ये वाला कौन सा एंगल होगा? 105 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो है 145 डिग्री, और दिस इज ऑल्सो 145 डिग्री। तो इसके बीच का जो एंगल होगा दैट इज शैडो रीजन इन पी वेव्स। एस वेव्स की बात कर लेते हैं। आप लोग ही बताएंगे सब मुझे इसका आंसर, ठीक है। दिस इज कोर। इधर क्या हुआ? आपका एनर्जी प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन हुआ, ये विंड ऐसे जाएगी, हवा वेव ऐसे जाएगी। लिक्विड में ट्रेवल करती है? नहीं करती। तो कोर में एंटर करेगी? तो ये सिर्फ ऐसे निकल जाएगी और यहाँ हो जाएंगी और ऐसे निकल जाएंगी। तो आप मुझे इसका शैडो रीजन बता दो विद डिग्री। 105 से 105। कोई कंफ्यूजन वाली बात? ये क्या क्षेत्र हो जाएगा? किसका? सेकेंडरी वेव। ठीक है, तो बना लेंगे। लव वेव्स में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये हाँ, लव वेव्स कर सकती हैं। एरोप्लेन उड़ रहा भी रहा होगा तभी इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वेव्स है और लव वेव्स ऑल स्टेट में ट्रेवल करती हैं, है ना। इसको बना लेते हैं। अभी हम चल रहे हैं थर्ड स्लाइड पर। 10 स्लाइड कवर करनी है हमने।
बढ़े आगे, चलिए ओके नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि प्लेट जब क्या होंगी आपस में फ्रिक्शन होता है, जब रगड़ती हैं तो अर्थक्वेक होता है। अगर प्लेट डाइवर्ज होती है तो क्या होता है, रिजेस बन जाती है। रिज बेसिकली है क्या, इट इज अ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, इजंट इट। वॉल्केनोज को अगर हम बात करें तो वॉल्केनोज भी क्या होंगे, नहीं बट ऐसा नहीं होता है कि कभी कभार क्या होता है दरार भी हो जाती है, कभी कभार प्लेट्स में दरार हो जाती है, दरार के होने के कारण भी ऐसा नहीं है कि जो आप हम ये समझ रहे थे कि जो प्लेटें आपस में मिलती है तो पहाड़ बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लेट के बाउंड्री पर हमें माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि आपने इधर देखा एंडीज, वो बाउंड्री पर ही तो है। वो क्यों है, क्योंकि वो टकरा रहा है। हिमालयाज भी बाउंड्री पर है ना, इस वजह से। अच्छा आगे बात करते हैं वॉल्केनोज की। तो वॉल्केनोज में मैंने कहा कि प्लेट में भी कभी कभार क्या दरार हो जाती है या फिर गर्मी ज्यादा होती है तो उस वजह से निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो वॉल्केनोज को हम देखते हैं। वॉल्केनोज को आज देखेंगे किस टाइप के वॉल्केनोज होते हैं। पहले हम डिवाइड करते हैं इन वॉल्केनोज को ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। इरप्शन मतलब किस पीरियोडिकली कैसे लावा कितने टाइम से निकल रहा है। इरप्शन मतलब लावा कैसे निकल रहा है। अगर लावा हमेशा निकलता रहता है फ्रिक्वेंटली, दैट इज एक्टिव वॉल्केनो। अगर लावा साइलेंट रहता है, रिमेन साइलेंट फॉर सम टाइम and become active later, that is dormant। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं, दिस इज एग्जांपल। हम ले यहाँ पे अगर बात करें, ये क्या है, माउंट एटना इज ऑल्सो अ वॉल्केनो। ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है इटली में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछे जाते हैं ये वॉल्केनो कहाँ पर है। माउंट एटनी, इटली। स्ट्रोम्बोली एक्टिव है, दिस इज ऑल्सो इन इटली। डॉर्मेंट की बात कर रहे हैं, माउंट फुजियामा कहाँ होना चाहिए, वेरी गुड, कोई सवाल ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, एनडीए में ये सवाल पूछा जा चुका है। काराकटवा, काराकटवा वॉल्केनो कहाँ पर है, इट इज इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट, क्या बताया है, नहीं। ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या कहते हैं, मनीष मैम, मटन नहीं खा रहे आजकल। इट इज लार्जेस्ट आर्किपेलागो। ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम क्या कहते हैं, आर्किपेलागो। तो इट इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो। आगे बढ़ते हैं। एक्सटिंक्ट वो वॉल्केनोज हैं जो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, नो इंडिकेशन ऑफ इरप्शन। कोई एग्जांपल, इंडिया में मैंने 2 वॉल्केनोज करवाए थे, बैरन और एक और करवाया था, याद भूल गए क्या, दूसरा तो एक्टिव था, नाम बताइए। बैरन अंडमान में 2 आइलैंड है, एक एक्टिव है एक डॉर्मेंट है, एक खत्म ही हो चुका है। एक है नारकोंडम और एक है बैरन आइलैंड। ठीक है, इसके अलावा आपका मैम क्या कह रही थी, क्या कह रही थी आप, एक एग्जांपल दे रही थी महाराष्ट्र वाला रीजन। ठीक है चलिए, इसके अलावा हम देख लेते हैं यूएसए के बगल में पड़ता है हवाई, हवाई आइलैंड। ठीक है, और इसके अलावा आपका पड़ जाता है ये बैरन इज एक्टिव, इट इज बेसाल्ट रीजन, बेसाल्ट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज ऑल्सो एक्सटिंक्ट। इसको नोट करते हैं। थोड़ी थ्योरी ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं।
इन लोगों ने जीएस को बहुत अच्छा वेटेज दिया हुआ है आपके एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सिलेबस तो मैंने बताया। कोई जरूरत ही नहीं है, यही आएगा जो हम कर रहे हैं, इससे बाहर आएगा ही नहीं। हिस्ट्री के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सर ये जो गवर्नमेंट है ये बाद में एक्टिव होता है। बाद में ऐसे एक्टिव हो जाता है, धीरे धीरे लावा ऊपर बढ़ने लगता है। ये क्या होता है, लावा निकलता ही रहता है इसका। एक्सट्रीम में नो इंडिकेशन ऑफ इरप्शन कभी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, कभी भी फट सकता है। कौन सा? ठीक है, डोरमेंट कोई है यहाँ पे? डोरमेंट आपको लगता है कि ये शांत है, बट अच्छा नो इंडिकेशन मतलब ये खत्म हो गया इसके अंदर बना हुआ। सूख गया है। कहाँ? बस आए थे में। क्या है? वो पूरा इसको खत्म हो गया था वॉर पे ना। हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा इस पर। पूरी कंट्री खत्म कर अच्छा, दी। ये जो हवाइन आइलैंड है ये भी अभी बने हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है ना बन के। बेसिकली क्या है, ये जो हवाइन आइलैंड है ना ये अभी बने हैं। कैसे बने होंगे? ये ऐसे बने हैं क्योंकि ये क्या है, ऊपर बढ़ते चले गए आइलैंड। मतलब क्या हुआ होगा, ये क्या हुई होगी, एक रिज हुई है। ये रिज, कोई रिज, रिज क्या होती है बेसिकली, पानी के अंदर होती है। मिड अटलांटिक रिज पानी के अंदर होती है। अब उसमें से लावा निकला और निकलता गया, ये पानी के ऊपर आ जाएगी और क्या बन जाएगा, आइलैंड। तो इस टाइप के आइलैंड कौन से हैं? हवाइन आइलैंड, जो यूएसए के बगल में पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो वॉल्केनोज है दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। मैं आपको करवा रहा था लूनार लेक। लूनार लेक इज अ काइंड ऑफ क्रेटर लेक, कैल्डेरा लेक। मैंने आपको कहा था कि इनको हम और डिटेल में देखेंगे, तो वो समय आ चुका है। तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप। ठीक है, on the basis of eruption and shape. So first we have caldera. ठीक है, caldera क्या होते हैं? These are the type of volcanoes हट जाते हैं। तो ये जो volcanoes होंगे एक्सप्लोसिव होंगे कि नहीं होंगे? So these are the most explosive of all volcanoes. कोई confusion? या इंग्लिश पढ़ लेते हैं आज थोड़ी सी। इट इज मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ ऑल वोल्केनोज। ठीक है, कोलैप्स कर जाते हैं कहां पर? तो हम क्या लिख सकते हैं, themselves collapse themselves। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? अब मुझे बताइए, कोलैप्स अपने आप में ही गिर जाते हैं, गिर गए, क्या ये बड़े हो सकते हैं? क्या इनका लार्ज स्ट्रक्चर हो सकता है? डू नॉट फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसका एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सिल्ड वॉल्केनोज की बात करते हैं। सिल्ड वॉल्केनो जो है, जो इनका फ्लो होता है, लावा फ्लो होता है, ठीक है। और क्या होते हैं ये, विस्कस होते हैं बेसिकली, ठीक है। इट इज द सिल्ड वॉल्केनोज होते हैं, एक सेकेंड, ओके। मैंने आपको कहा जो सिल्ड वॉल्केनोज होते हैं ये इस टाइप के होते हैं। ये वॉल्केनो है, ठीक है। यहां से लावा निकला और ये दूर तक फैल गया, लावा निकला दूर तक फैल गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसका दूर तक फैल जाता है, ये क्या हो जाता है, बसाल्टिक लावा फ्लो, दूर तक फैल गया, ये क्या हो जाते हैं, लार्जेस्ट ऑफ ऑल। क्या ये स्टीप हो सकते हैं, हो सकते हैं स्टीप, नहीं ये स्टीप दूर जा रहा है। दूर जाते हैं, दीज आर नॉट स्टीप, क्या जा रहे हैं, दूर तक जा रहे हैं, दीज आर नॉट स्टीप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम्पल हो गया आपका, एक तो हमारा इधर ही हो गया आपका, क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा आप इधर भी लिख सकते हैं हवाईन आइलैंड, हवाईन आइलैंड, ठीक है। कंपोजिट वॉल्केनोज की बात करें तो कंपोजिट वॉल्केनोज क्या होते हैं, इरप्शन आर एक्सप्लोसिव विद मोर विस्कस, विस्कस मतलब क्या होता है, मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो, किससे, ठीक है। तो ज्यादा गाढ़े होते हैं बसाल्टिक से, तो ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, ठीक है। लिमिटेड टू स्मॉल रीजन, ठीक है। गाढ़ा है, ये बना, इसके ऊपर और एक और आ जाएगा, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, सिर्फ यहीं तक रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फुजियामा, माउंट फुजी, इट इज इन जापान। फ्लड बेसाल्ट, ये वही है जो महाराष्ट्र में है, विद फ्लूइड बेसाल्ट कैन कवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, ठीक है। कैसे, ये लावा है, ये वॉल्केनो है, पतला होता है, दूर तक जाता है, दूर तक जाता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक और लेयर आई, तो हम क्या कह सकते हैं, मेक लेयर्स, ठीक है, मेक लेयर्स। एग्जाम्पल आप ही बता सकते हैं, डेक्कन रीजन, ठीक है। आगे बात करते हैं सिंडर कोर, सिंडर कोर, ये बेसिकली क्या है, यहां से लावा निकलता है, बहुत जोर से लावा निकलता है ऐसे, जैसे आप देखते हैं वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पानी होता है ना, फुहारा, फुहारा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फाउंटेन। तो लावा जो निकलता है, लावा इन फॉर्म ऑफ फाउंटेन, तो एक कोन की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिंडर कोर, अनार की तरह कह सकते हो आप। और एक क्या हुआ है आपका, मिड ओशियनिक रिज कैसे बना होगा, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। कोई, मैं इसको फिर, ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे कर देंगे, ठीक है। इसको करें पहले,
हाँ कैमरा हिल रहा है दीपक, पीछे से। हाँ पीछे से। ऊपर हो गया ना? इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट करना है हमने? पॉलिटी या हिस्ट्री? पॉलिटी पॉलिटी सर पॉलिटी करें? हिस्ट्री लास्ट में सर ओके हो गया। ज्योग्राफी टॉपिक जो है वो थोड़े बहुत रह गए। थोड़ा चलेगा।
ठीक है, अभी तो है, मान के चलिए आपका 4 से 5 दिन लग जाएगा, टाइम लग जाएगा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, इससे ही थोड़ा सा संबंधित है, वो है माउंटेन्स। ठीक है, तो माउंटेन्स अभी आज हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिए हैं। इट इज माउंटेन्स। तो हम देखते हैं माउंटेन्स किस किस टाइप के होते हैं। एक माउंटेन होता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड मतलब, ठीक है, क्या होता है, थिक लेयर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशनल फोर्सेस। ठीक है, सब्जेक्टेड टू कंप्रेशनल फोर्सेस। एक लेयर कंप्रेशनल फोर्स हुआ, जिससे क्या होता है, तो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। तो एक लेयर ऐसे आती है और ये वाली नीचे इससे टकराती है और ये नीचे चली जाती है। ठीक है, बेंट हो जाती है और जिससे क्या हो जाते हैं, थोड़ा अप और डाउन फोल्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। इस टाइप के माउंटेन क्या होते हैं, ज्यादातर हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि इनकी हाइट बढ़ रही होती है, क्योंकि प्लेट क्या होती है, मिल रही होती है। ठीक है, अभी भी हिमालयस की हाइट बढ़ रही है। तो ऐसे माउंटेन कौन से हो गए आपके इंडिया में, क्या हो गया, हिमालयस। अभी हमने देखा था कि जो एंडीज माउंटेन है, ये भी एक तरीके के क्या है, फोल्ड माउंटेन, क्योंकि प्लेट्स क्या है, मिल रही है। तो दीज आर एंडीज कहाँ पड़ जाते हैं, और रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में पड़ जाते हैं। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये एक रॉक है। ठीक है, इस रॉक पर क्या हुआ कि फोर्स लगा, किसी कारण यहाँ पर दरार पैदा हो गई। ठीक है, इधर और इधर दरार पैदा हो गई। तो दरार पैदा होने से यहाँ पर दरार पैदा हो गई और इधर आपकी दरार पैदा हो गई। दरार पैदा होने से ये एक तरीके का क्या बन गया, ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये दरार बढ़ती गई कैसे, पानी भरा, पानी ठंड में जमने से क्या होता है, ये एक्सपेंड हुआ और दरार क्या होती गई, डीप होती गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ये कहाँ किसके बीच में होते हैं, इट इज बिटवीन फॉल्ट्स। ठीक है, क्या होता है, टेंशनल फोर्सेस टेंड्स टू पुल क्रस्ट अपार्ट एंड डेवलप्स फॉल्ट। ठीक है, कुछ फोर्सेस होते हैं वो पुल करते हैं और ये क्या क्रिएट कर देते हैं, फॉल्ट की वजह से क्या हो जाता है, ये जो माउंटेन है ये डिवाइड हो जाता है और ये क्या बना लेता है, ब्लॉक की शेप बना लेता है। तो दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट हो गए जर्मनी के, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ठीक है, रेसिडुअल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, सॉरी ये माउंटेन्स कौन से होते हैं, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर क्या हुआ, मट्टी गिरी, फिर मट्टी गिर गिर के क्या हो गया, ये माउंटेन बन गया। ठीक है, हाँ वो भी बन जाता है। तो ये माउंटेन क्या है, रेसिडुअल से बनते हैं, कचड़े से बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। अच्छा एक बात और, अगर मैं कहूँ रेसिडुअल माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स, या फोल्ड नए होंगे, पुराने कौन से होंगे, फोल्ड या रेसिडुअल, फोल्ड क्या होंगे, नए होंगे, रेसिडुअल क्या होते हैं, पुराने। तो सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है, ये सवाल आता भी है एग्जाम्पल में कहेंगे, आप पूछ रहे हूँ आपसे, एग्जाम्पल क्या है, अरावली। तो अरावली कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज विच काइंड ऑफ माउंटेन, इट इज रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, सतपुरा
सतपुरा इज ऑल्सो रेसिडुअल माउंटेन, और दिस इज ऑल्सो विंध्याचल, विंध्याचल इज ऑल्सो रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, क्या कह रहे हो? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट तो कर लो। दिख रहा है मुझे आपकी सकल